आज दोस्तों, आज हम इंडियन रिवर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भारत की नदियां जो होती है, हम उसे कैसे पढ़ेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है और किस प्रकार इसकी जानकारी लें ताकि यह हमारे दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं भारतीय नदियों के बारे में। नदियां जो होती है वह कहीं ना कहीं से निकलती है, उनका उद्गम स्रोत होता है और फिर किसी मुहाने पर जाकर मिल जाती है। अगर हम उनके उद्गम स्रोतों की बात करें और उसको आधार मान ले तो हम बेसिकली भारत की नदियों को दो प्रमुख भागों में आसानी से बांट सकते हैं। पहला जो होगा वह हिमालय से निकलने वाली नदियां होगी और दूसरी जो होगी वह प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली नदियां अर्थात प्रायद्वीपीय नदियां होगी। हम यह जानकारी एक सामान्य जानकारी है कि नदियां जो होती है वह पर्वत या पठारों से निकलती है, झीलों से निकलती है, हिमखंडों से निकलती है और फिर वह अपनी ढाल के अनुसार बहती है और फिर वह एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो वही सारे नदियों का जीवन होता है और हमारे यहाँ भी वही है। तो नदियों का जो उद्गम होता है वह किसी न किसी पर्वत या पठार से होती है। तो अगर हम भारत के इस नक्शे को देख पा रहे हैं तो इस भारत के ऊपर वाले हिस्से को देखें, जिसको हम सामान्य विभाजन में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत कहते हैं। तो उत्तरी भारत में जो पहाड़ है वह हिमालय है। भारत के जो उत्तर में है हिमालय पर्वत श्रृंखला, वो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो होती है वह भारत की सबसे प्रमुख नदियों का एक महत्वपूर्ण उद्गम स्रोत भी है। तो यहाँ से कुछ नदियां निकलती है और वह जो होता है उत्तर भारत के क्षेत्र में प्रवाहित होती है और इससे उत्तर भारतीय राज्य जो होते हैं लाभान्वित होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि ये उत्तर भारत की नदियां हैं और इसी के हिसाब से जब उत्तर भारत की बात आ जाती है तो फिर दक्षिण भारत की भी जाहिर सी बात है कि उसकी भी चर्चा होने वाली है। तो दक्षिण भारत जो है हम सभी जानते हैं कि यह पठारी भाग है। इसको हम दक्कन का पठार के नाम से भी जानते हैं। तो अधिकतर भाग जो है ये पठारी भाग है और पठारी भागों में भी बहुत सारी नदियां जो होती है वह निकलती है और वे अपने मुहाने तक पहुंचती है। तो इस प्रकार हम आसानी से भारत को दो भागों में नदियों के हिसाब से बांट करके देख सकते हैं। पहला है उत्तर भारत की नदियां और दूसरा है दक्षिण भारत की नदियां। और उद्गम स्रोत से भी बात करें तो एक है जो हिमालय से निकलेगी, जो उत्तर भारत में प्रवाहित होती है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी होगी और दूसरी जो हो गई वह प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां अर्थात प्रायद्वीपीय नदियां। तो इस प्रकार हम नदियों के उद्गम के आधार पर दो प्रकार की नदियां देखते हैं, एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां जो प्रायद्वीपीय भागों से निकलती है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होती है वो भारत के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है, उनको लाभ प्रदान करती है। तो हम इसे उत्तर भारत की नदियां भी कह सकते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है वह भारत के पठारी भागों को सिंचित करती है, इनको लाभ प्रदान करती है, साउथ स्टेट्स राज्य को प्रवाहित करती है और ये इनका लाभ उठाते हैं। तो हम इसे दक्षिण भारत की नदियां भी कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर भारत की नदियों को देखते हैं अर्थात हिमालय की नदियों को देखना प्रारंभ करते हैं। हिमालय की नदियां, जिसे हम उत्तर भारत की नदियां भी कहेंगे, इसमें तीन प्रमुख नदियां आती है जो भारत की सबसे प्रमुख नदियों के रूप में मान्यता प्राप्त है और सबसे बड़ी नदियां भी हैं। सबसे पहली नदी जो है वह सिंधु नदी है। सबसे पहली नदी जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों में तीन प्रमुख नदियां हैं और सबसे प्रथम नदी जो है वह सिंधु नदी है, फिर दूसरी गंगा नदी है और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर हम उत्तर भारत के मैप को बनाए तो कुछ इस त्रिभुज के आकार का बनेगा और इसमें जो मैंने तीन गो नदियों का जिक्र कर दिया है उसी तरह इनका उद्गम भी है और ये प्रवाहित भी वैसे ही होती है। जैसे सिंधु नदी जो है इधर से बहती है और इधर चली जाती है अरब सागर। हम जानते हैं कि भारत का नक्शा हुआ तो इधर अरेबियन सी है अर्थात अरब सागर है और इधर
दाहिने बगल बे ऑफ बंगाल है, भारत की खाड़ी है। तो इधर है तो वह अरब सागर में गिरेगी और इधर है तो वह बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत जो है एक त्रिभुज के आकार का आकृति है, मैंने उसको यहाँ पे मान लिया, बना दिया, ड्रॉ किया। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि इधर से एक नदी जो आ रही है ऊपर से, यह सिंधु नदी हुई और इधर जा रही है, तो बेसिक तो हम ये समझ पा रहे होंगे कि अरब सागर में गिरेगी। और एक नदी इधर ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ से निकल रही है और इधर जा रही है, इधर का मतलब बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी है। और ये तीसरा जो नदी आप देख रहे हैं ये गंगा है जो फ्लैट ऐसे बह रही है और ये इधर जा रही है। इधर जो भी नदी जाएगी वो बंगाल की खाड़ी में होगी, आप पूरब की तरफ, और पश्चिम में अरब सागर है, तो पश्चिम में सिंधु नदी आप देख पा रहे हैं। तो उत्तर भारत में 3 प्रमुख नदियां जो है वह यही 3 नदियां है, एक सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। इन 3 नदियों का नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे सिंधु नदी, फिर गंगा नदी और फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, ये 3 नदियां हैं। आप पश्चिम से पूरब की तरह, मैंने नामों का भी क्रमवार लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी। सबसे पश्चिम में, उत्तर भारत के सबसे पश्चिम में सिंधु नदी है, फिर बीच में गंगा नदी है, फिर तीसरे नंबर में ब्रह्मपुत्र नदी है। पश्चिम से पूरब की ओर इसी प्रकार की नदियां, इनका उद्गम होता है और प्रवाहित होती है। सबसे पश्चिम में सिंधु नदी, मध्य में गंगा नदी और पूरब साइड में ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो ये 3 प्रमुख भारत की सबसे बड़ी नदियां हैं और ये पूरे भारत की सबसे बड़ी नदियों में गिना जाता है। तो उत्तर भारत की जो नदियों की चर्चा की जाएगी, ये 3 नदियों के बारे में ही हम जानकारी हासिल करेंगे। और इन 3 नदियों और इनकी अगर सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ ले तो हम इसे नदी तंत्र की संख्या देंगे। अर्थात अगर सिंधु नदी को पढ़ें और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां है उसको भी अगर हम पढ़ लें तो इन सबको मिला के हम सिंधु नदी तंत्र कहेंगे, सिंधु नदी तंत्र कहेंगे। तो इस प्रकार गंगा नदी तंत्र भी बनेगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी बनेगा। और जब से ही हम तीनों नदी तंत्रों के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे तो हमारे उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियों के बारे में हम जानकारी हासिल कर चुके होंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और लास्ट तक देखते रहिए, यह वीडियो काफी दमदार सिद्ध होने वाला है। तो हमने यह समझा कि नदियां 2 प्रकार की होती है, एक हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय से निकलने वाली 3 नदियां हैं, एक सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी इस ट्रायंगल के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं यह अरब सागर में गिरती है, ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में, गंगा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये 3 नदियों के बारे में समझा। अब हम दक्षिण भारत के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से नीचे वाला हिस्सा जो होता है पठारी भाग, ये दक्षिण भारत की स्थिति को दर्शाता है। प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती है और प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है वह दक्षिण भारत की नदियां कहलाती है। और यह भी नीचे वाला एक ट्रायंगल के आकार का बनेगा मैंने, और इसमें ट्रायंगल बनाकर मैंने लिखा हुआ है ये साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, और कौन अरब सागर में गिरती है और कौन बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैंने प्रमुख नदियों का यहाँ पर जिक्र किया है, हालांकि और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां होती है जो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम इसी की जानकारी अगर हासिल कर ले तो मोस्ट एग्जाम में काफ़ी अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत के नक्शा के इधर वेस्ट में अरब सागर है, अर्थात ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, और इधर बंगाल की खाड़ी है, अर्थात इधर वाली जो नदियां होगी वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बहुत सारी नदियों के नाम जो होते हैं वो पूछ ले जाते हैं कि कौन सी नदी किस जगह गिरती है। तो 2 ही जगह गिरती है, या तो अरब सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में। नीचे इंडियन ओशन भी है, हिंद महासागर है, लेकिन कोई भी नदी हमारी हिंद महासागर में नहीं जाती है। तो या तो अरब सागर में जाएगी या फिर बंगाल की खाड़ी में जाएगी। तो हम ये साउथ इंडिया का मैप को देखते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि अरब सागर में जो नदियां गिरती है वे कौन कौन है। ये प्रमुख नदियों की बात कर रहे हैं, हालांकि इससे भी बहुत सारी नदियों के मैंने बारे में आपको बताया था कि छोटी छोटी बहुत सारी अन्य भी नदियां होती है। अगर पूरे भारत की नदियों के बारे में जिक्र करें तो 400 से अधिक नदियां जो होती है वो आपके पूरे भारत में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे जो 3 मैंने प्रमुख नदियों का नाम लिया है ये पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं और ये अक्सर एग्जामों में
हमेशा इन 3 नदियों के बारे में प्रश्न जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे ऊपर जो है वो माही नदी है, माही नदी है। दूसरा जो है वो नर्मदा नदी है और तीसरा जो है वह ताप्ती नदी है या फिर इसे तापी नदी भी कहा जाता है। ये अरब सागर में गिरती है, नर्मदा भी अरब सागर में गिरती है और ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है। फिर अगर हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले पूरब की ओर देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि महानदी है, फिर दूसरे नंबर पर गोदावरी है, फिर तीसरे नंबर पर कृष्णा है, फिर चौथे नंबर पर कावेरी है। ये चारों नदियों का नाम जो मैंने क्रमवार लिखा है, ये ऐसे ही क्रमवार नदियां भी है, ऊपर से नीचे तक प्रवाहित होती है। सबसे ऊपर है महानदी, दूसरे नंबर पर गोदावरी, तीसरे नंबर पर कृष्णा और सबसे नीचे कावेरी नदी है। और ये सारी नदियां जो होती है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार हमने दक्षिण भारत की नदियों को देखा और उत्तर भारत की भी प्रमुख 3 नदियों को देखा, और हम आगे चलकर इन 3 नदियों तंत्रों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। 3 नदियों के नदी तंत्र के अर्थात सहायक नदियों के बारे में भी बात करेंगे। और जब हम ये पूरी जानकारी हासिल कर रहे होंगे उस समय, तो हमारी नदी तंत्र के साथ हमारी पूरी नदियों की जानकारी जो है वो भी हासिल हो जाने वाली है। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। सिंधु नदी तंत्र जो होती है वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले यदि सिंधु नदी के लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी जो है वह 2900 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है, 2880 किलोमीटर के लगभग है। और यह विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। सिंधु नदी सबसे लंबी नदियों में से एक सिंधु नदी है। और ये सिंधु नदी जो होता है, इसी नदी के किनारे हमारी भारतीय सभ्यता जो होती है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो होती है वह जन्म लेती है। तो सिंधु नदी जो है एक बहुत ही प्राचीन और प्रमुख नदी मानी जाती है। अगर इसकी उद्गम की बात करें तो यह मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। हम कैलाश पर्वत का नाम हमने सुना होगा, वो कैलाश पर्वत में ही मानसरोवर झील है। अगर ये भारत का नक्शा है, यहाँ पे तिब्बत है और यहीं पे एक मानसरोवर झील है कैलाश पर्वत। यहाँ पर मानसरोवर झील से ये सिंधु नदी जो है वह प्रवाहित होती है और फिर भारत में एंटर करती है। यहाँ पे तिब्बत, फिर इसमें भारत में एंटर करेगी। ये लद्दाख श्रेणी से, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से यह प्रवाहित होती हुई ये पाकिस्तान में एंटर करती है कश्मीर होते हुए, और फिर यह पठानकोट होते हुए ये कराची में जाकर ये अरब सागर में मिल जाती है। तो इस प्रकार सिंधु नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है वह इस प्रकार का होता है। अगर हम बात किए तो प्रवाह की तिब्बत से भारत में, फिर भारत से वो पाकिस्तान में एंटर करती है। फिर अगर हम सिंधु नदी तंत्र की बात कर रहे हैं तो इसकी छोटी और बड़ी सहायक नदियां भी होती है। अक्सर छोटी सहायक नदियों का जिक्र कम ही मिलता है, लेकिन बड़ी सहायक नदियों का जिक्र लाजमी होता है और उसको याद करना काफी इम्पोर्टेंट होता है। मैं इसकी बड़ी सहायक नदियों के बारे में भी बताऊंगा, परंतु एक बार आप एक सरसरी निगाहों से सिर्फ छोटी नदियों का अध्ययन कर लेंगे, सिर्फ देख लेंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। हालांकि मैं इसे लिखना भी नहीं चाहता था। चलिए अगर देखते हैं तो जास्कर जैसे ही ये जो मानसरोवर झील से निकलकर तिब्बत से लद्दाख में प्रवेश करती है भारत में, वहां पे बहुत सारी छोटी नदियां जो होती है बाएं और दाएं किनारों से प्रवेश करती है, जिनमें जास्कर है, श्योक है, न्यूबा है, हुंजा है, सिगार है, द्रास है, गास्टिंग है, काबुल है, खुर्रम है, तोची है, गोमल है, विबोआ है, संगर है और पंचनद भी है। तो ये जो है यह सिंधु नदी की छोटी सहायक नदियां है। अगर बड़ी सहायक नदियों की बात करें जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको पंचनद भी कहा जाता है और यह पंजाब की 5 नदियों के नामों पर रखा गया है। तो ये सिंधु की 5 सहायक नदियां है जो पंचनद कहलाती है। और हमने छोटी नदियों के बारे में देखा, और ये 5 नदियां जो होता है हम इसे सरसरी निगाहों से नहीं देखेंगे, बल्कि इसे काफी गंभीर निगाहों से देखेंगे। ऐसा देखेंगे कि हमें उससे लव हो जाए, उससे प्रेम हो जाए और इससे प्रेम कर ही लेना है, वरना हमारा जो ये नदी तंत्र है सिंधु भला ये गायब हो जाएगा। तो इसे प्रेम करना है। मैं कैसे सिखाऊंगा कि कैसे प्रेम करेंगे इससे। सबसे पहले जान ली कि ये 5 सहायक नदियों का नाम जो मैंने क्रमवार लिखा है ऊपर से नीचे ऐसी ही प्रवाहित होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल झेलम नदी है जो
जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बेरीनाग झील से निकलती है और यह फिर जाके चिनाब में मिल जाती है। फिर दूसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी और सबसे बड़ी सहायक नदी जो है 5 नदियों में वो चिनाब है, और सारी नदियां जो होते हैं वो झेलम हो, रावी हो, ब्यास हो, सतलुज हो, सारे चिनाब में मिल जाती है। अर्थात सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, और चिनाब में अन्य 4 नदियां जो होती है उसमें प्रवाहित होती है और वो मिल जाती है, और फिर वो सिंधु नदी की मुख्य धारा बनाती है। तो झेलम नदी जो है वह शेषनाग या बेरी नाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है और फिर जाके वो चिनाब नदी में मिलती है, और चिनाब नदी जो है वह हिमाचल प्रदेश से निकलती है और बालालाचला दर्रा से वह निकलती है। झेलम कश्मीर से निकलती है, चिनाब, रावी और ब्यास जो है वह हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश जो होता है ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश से यहाँ से निकलती है झेलम नदी, उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश वाले से 3 नदियां निकलती है, एक चिनाब, दूसरा रावी और तीसरा ब्यास। हाँ, दर्रा अलग अलग है। चिनाब बारालाचला दर्रा से निकलती है, रावी जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है हिमाचल प्रदेश के, और ब्यास जो है वो रोहतांग दर्रा से निकलती है ब्यास कुंड से, और पंजाब होते हुए या फिर पाकिस्तान में इंटर करती है और ये चिनाब में मिल जाती है। उसी प्रकार सतलुज नदी है। ब्यास नदी जो होती है वह पहले सतलुज में मिलती है और फिर सतलुज जो है चिनाब में मिलती है। तो सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज जो है वह सिंधु की 5 सहायक नदियों में दूसरी सबसे बड़ी नदी है चिनाब के बाद, और यह जो होता है यह भारत से इंटर नहीं करती है, ये भारत से नहीं निकलती है, जबकि ये 4 अन्य नदियां हमने जो देखा झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, ये या तो जम्मू कश्मीर से निकली और 3 हिमाचल प्रदेश से निकली, परंतु ये चारों जो है वो उनका उद्गम भारत में ही है। परंतु ये सतलज जो है वो भारत से नहीं निकलती है, सतलुज नदी, और यह तिब्बत के मानसरोवर के राकसताल से निकलती है। वहीं से जहां से सिंधु निकलती है उसी के पश्चिम किनारे से बगल से एक राकसताल है, वहां से यह निकलती है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर पंजाब होते हुए वह चिनाब नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने सिंधु की 5 बड़ी सहायक नदियों के बारे में जानकारी हासिल किया। चलिए इसे याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है। मान लीजिए कि सिंधु नाम की एक लड़की है और आपकी शादी उस लड़की से हो जाती है, और सिंधु जो है वो बड़ी मॉडर्न लड़की है और आपकी जो है उससे पड़ती नहीं है, वो आपको उतना तवज्जो भी नहीं देती है। फिर आपकी हालत क्या हो जाएगी, वह इस लाइन जो है, इस लाइन में आप उस अभिव्यक्ति को देख सकते हैं, और वहीं याद करने का एक बेजोड़ तरीका भी हो जाएगा। जैसे आपकी स्थिति जो है वो इस समय ये हो जाती है कि आप झेलूं, अर्थात आप सिंधु को झेल रहे हैं, झेलूं, चिल्लाऊं, रोऊं, गाऊं या फिर सो जाऊं। तो ये स्थिति आपकी जो हो जाती है, आप इस लाइन को याद रखेंगे और ये सारी 5 प्रमुख नदियां भी आपकी जुबान पे चढ़ जाएंगी। कैसे? सिंधु से शादी होने के बाद आप क्या कह रहे हैं, गीत गा रहे हैं, झेलूं, चिल्लाऊं, रोऊं, गाऊं या फिर सो जाऊं। झेलू से झेलम, चिल्लाऊं से चिनाब, रोऊ से रावी, गाऊं से गाना गाने वाला अक्सर ब्यास लोग गाना गाते हैं, तो ये ब्यास हो गया, और सो जाऊं का मतलब हो गया कि ये सतलुज नदी। तो इस प्रकार ये 5 सहायक नदियों का नाम झेलू, चिल्लाऊं, रोऊ, गाऊं और सो जाऊं से आप याद रख सकते हैं। अब जब मैंने ये 5 सहायक नदियों का जिक्र किया तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि इस नदियों पर जो परियोजनाएं होती है वो काफी महत्व रखती है, और अक्सर एग्जामों में इनसे अधिकतर प्रश्न जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। हमारे जवाहरलाल नेहरू जो थे वे इन नदियों पर बनाए जाने वाले बांधों को भारत का सबसे बड़ा मंदिर कहा था, अर्थात इसे बहुत बड़ा एक धरोहर मानते थे इन परियोजनाओं को। तो सबसे पहले हम देख लें 5 नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं जो है वह भी काम कर रही है, और इन परियोजनाओं से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैं इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा जो मेरा नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगा याद करने में, वो भी बताऊंगा। ये मेरा हुआ है। चलिए हम झेलम के बारे में देखते हैं। तो झेलम पर 2 परियोजनाएं काम कर रही है अभी, उड़ी परियोजना और तुलबुल परियोजना। जो मुख्य परियोजना है उड़ी और तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर काम कर रही है, इसे याद रखेंगे।
दूसरा जो है मुख्य नदी चिनाब है। चिनाब हकीम में हमने पढ़ा कि सबसे बड़ी नदी है, उसी में सारी नदियां मिलती है, तो इस पर बहुत सारी परियोजनाएं भी उससे अधिक होंगे। तो इसमें दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर कार्य कर रही है। सलाल परियोजना जो जम्मू कश्मीर में है वो काम कर रही है, दुलहस्ती भी जम्मू कश्मीर में है। फिर बगलिहार परियोजना जो है वह भी चिनाब नदी पर काम कर रही है। और यदि हम तीसरी नदी रावी की बात करें तो रावी पर थीन परियोजना और चमेरा परियोजना जो है वो काम कर रही है। चमेरा परियोजना जो है वो जल विद्युत परियोजना है। उसी प्रकार यदि ब्यास नदी को देखें तो ब्यास पर पोंग परियोजना काम कर रही है। पोंग परियोजना का निर्माण आपके ब्यास नदी पर किया गया। फिर उसी तरह सतलुज परियोजना, सतलुज दूसरी मुख्य सहायक नदी थी, इस पर भी काफी परियोजनाएं काम कर रही है। और ये भारत के आधुनिक मंदिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। मैंने बताया कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखेंगे। सतलुज नदी पर कौन सी परियोजनाएं काम कर रही है, तो एक है नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना। इसके अलावा इंदिरा गांधी भांकड़, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और लास्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये जो आप देख रहे हैं 4 परियोजनाएं जो है अभी सतलज नदी पर काम कर रही है और भविष्य में भी बनने की अभी बहुत सारी संभावनाएं बनी हुई है। तो ये नाथपा झाकड़ी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, ये सतलुज नदी से बनाया गया है। और भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सारे जो है वह पंजाब की सतलुज नदी पर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जानकारियां हमने इस वीडियो में हासिल की है और हमने प्रयास किया कि सिंधु नदी तंत्र को पूरी तरह पढ़ लें और हमने पढ़ा भी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और मेरे आगे आने वाली वीडियो में आप गंगा नदी तंत्र के बारे में भी ऐसे ही बेबाक जानकारी हासिल करेंगे, ऐसे ही आसान शब्दों में आप उसकी भी जानकारी हासिल करेंगे। चलिए हम समाप्त करने से पहले आपको फिर एक सरसरी निगाहों से इसके बारे में बता दें। ये भारतीय नदियां जो होती है उद्गम के आधार पर 2 प्रकार की है, एक हिमालय की नदियां, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। और हिमालय की नदियां जो होती है उनसे 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, एक सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी जो होती है हमने उसके बारे में भी जानकारी हासिल किया कि सिंधु नदी जो है यहाँ पे हमारी प्राचीन सभ्यताओं का उद्गम है, पवित्र नदी भी है। और उद्गम जो है ये मानसरोवर झील आपको तिब्बत से निकलती है और तिब्बत, भारत, पाकिस्तान ये 3 देशों में प्रवाहित होती हुई ये अपना अरब सागर में जो होती है इनका मिलन हो जाता है। तो इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इससे संबंधित है, आपको जानना चाहिए। सिंधु जो है अक्सर विवादों में बना रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और एक पेपरों में हम इसे देखते हैं कि सिंधु जल समझौता के बारे में आपने सुना होगा जो 1960 में हुआ था। उस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे वे प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। तो 1960 में सिंधु जल समझौता जो हुआ था उस समय किन बातों पर परियोजना हुआ था? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बीच में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो समझौता हुआ था वो सिंधु जल के समझौता बंटवारे के लिए, तो उसे हम सिंधु जल समझौता 1960 कहते हैं। और इसमें 80-20 का बंटवारे का एक नींव रखा गया था, जिसमें सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां जो होती है, तो ऊपर से अगर हम मान ले एक सिंधु नदी हुई, दूसरा झेलम हुई और तीसरा चिनाब हुई, तो सिंधु, झेलम और चिनाब ऊपर की जो 3 नदियां हैं उनकी नदियों का 80% भाग जो होता है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% सिर्फ इंडिया करेगा। तो वहीं 80-20 का जो है वह फॉर्मूला दिया गया था। और उसी प्रकार ये 3 नीचे जो नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलुज, इसमें भारत 80% इन नदियों का पानी जो है अपने पास रखेगा, 20% पाकिस्तान को देगा। तो ये इस प्रकार की समझौता जो हुआ था उसमें हुआ था, तो इसे भी हम इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार हमने सिंधु जलतंत्र को पूरी तरह पढ़ लिया है और मुझे नहीं लगता है कि इससे संबंधित आपको भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। इसके बाद आप हमारे गंगा नदी तंत्र की वीडियो का इंतजार कीजिए, वो भी बड़ा ही धमकदार और लाजवाब होने वाला है। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो।